हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप सभी ठीक होंगे आप एंड अच्छे से हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अपोलॉजीज करना चाहता हूँ बिकॉज अकाउंटेंसी के लेक्चर्स में थोड़ा सा डिले हो रहा है बीच में। आई एक्सेप्ट डैट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस हम टाइम पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं आपको। सो आई एम सॉरी फॉर डैट, राइट। तो चलिए आज हम अकाउंटेंसी का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का टॉपिक का नाम है हमारा पार्टनरशिप। और ये टॉपिक जो है आपका थोड़ा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। ये लेंदी टॉपिक है और आपका इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलने के चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। इसके हम थोड़े से प्रैक्टिकल्स भी करने के लिए देखेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको प्रैक्टिकल भी आ जाए, ठीक है। पार्टनरशिप जो होता है आपके अगर क्वांट सेक्शन में देखा जाए, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम करो तो उसमें भी एक टॉपिक रहता है, तो थोड़ा सा उससे भी रेलेवेंट रहता है ये हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम उस तरह के जो हमारे क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल्स हैं वो करने का ट्राई करेंगे इसमें, ठीक है। आई होप हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। हमारा टॉपिक का नाम पढ़ पा रहे हो आप कि इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन आज का। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। नॉर्मल सब लोगों को पता होगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे काम करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, राइट। लेकिन मेन क्वेश्चन जो उठ के आता है कि भाई हमको पार्टनरशिप करनी क्यों पड़ती है। अभी तक आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, जो मैंने आपको पुराने चैप्टर्स पढ़ाए, वो सारे के सारे चैप्टर्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। दैट मीन्स वहाँ पे एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा था। लेकिन ये जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं, इसमें सिंगल पर्सन बिजनेस नहीं करेगा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे एंड उनके हमको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप करने की जरूरत क्या होती है भाई? जरूरत यह है कि अगर मैं अकेला कोई बिजनेस कर रहा हूं और बिजनेस में मुझे लगे कि हाँ अब मुझे थोड़ी सी फंडिंग की जरूरत है या मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस जम्मू को छोड़ के कश्मीर में भी एस्टेब्लिश हो, कश्मीर की जगह अब ये पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश हो, जम्मू पूरा वर्ल्ड वाइड हो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स देखा जाता है बैंक। लेकिन बैंक जो होता है वो हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज चार्ज करता है। तो मैं एक ऑप्शन लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्यों ना मैं एक पार्टनर ज्वाइन करवा लूँ। वो क्या करेगा, वो मुझे फंडिंग भी देगा और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से हिस्सा ले लेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस को भी शेयर करेगा, राइट। तो हमारा पार्टनरशिप का मेन मोटिव ही ये है कि पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की जो कि इकट्ठे मिलते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हुए बिजनेस को रन करते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है दैट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस। क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों। दैट मीन्स मिनिमम हमारे पास 2 लोग तो होने ही चाहिए ना। अगर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं और लॉस भी शेयर कर रहे हैं इन ए बिजनेस। बिजनेस होना तो बहुत जरूरी है ना, ठीक है। जब तक बिजनेस ही नहीं होगा तब तक प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर करेंगे। तो रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जो कि एग्री करते हैं, जिनमें एक एग्रीमेंट है क्या, शेयर करना प्रॉफिट या लॉस इन ए बिजनेस। अगर एक्ट की बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ये गवर्न की जाती है बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारी पार्टनरशिप जो होती है वो कौन से एक्ट के अंडर आती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इन द पार्टनरशिप, वो लोग जो कि पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, वो लोग जो कि इकट्ठे बिजनेस में इंक्लूड होते हैं, जो कि अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उनको बोला क्या जाता है भाई, उनको बोला जाता है पार्टनर्स। उनको बोला जाता है क्या, पार्टनर्स। और ज्वाइंटली 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 10 पार्टनर, 50 पार्टनर, इन सभी पार्टनर को इकट्ठे मिलके जब मैं बोलूंगा, मैं कंबाइंडली इनको क्या बोलूंगा, कलेक्टिवली क्या बोलूंगा, इनकी एसोसिएशन को मैं इसको बोलूंगा फर्म, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ज्वाइंटली देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड फर्म। इंडिविजुअली उनको क्या कहा जाता है, पार्टनर्स कहा जाता है, और ज्वाइंटली उनको क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है, राइट। बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरीड अंडर फर्म्स नेम। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी सारी की सारी वो बिजनेस फर्म के अंडर कैरी की जाएंगी। जो भी हमारा, लेट्स सपोज हमने एक राम ने और श्याम ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और नाम रख दिया राम एंड श्याम कॉर्पोरेशन, तो ये उनकी पार्टनरशिप का नाम हो गया। राम और श्याम क्या है,
पार्टनर्स हैं। तो जितना भी बिजनेस किया जाएगा किसके अंडर किया जाएगा, राम एंड श्याम कॉर्पोरेशन की अंदर या राम एंड श्याम प्राइवेट लिमिटेड की जगह, जो भी हमारा नाम रखा होगा उसका, राइट। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार यूज की जाती है, कई बच्चों को समझ नहीं आती है। तो देखो कैरिड बाय ऑल, या तो बिजनेस में अगर 5 पार्टनर है, मान लो बिजनेस में कितने पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, तो हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 पांचों जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो जब पांचों इन्वॉल्व होंगे तो मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, कैरिड फॉर ऑल। जब पांचों कैरिड फॉर ऑल मतलब सारे के सारे जो है बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पैसा तो सबने लगाया हुआ है और ये बिजनेस में इन्वॉल्व भी है। और एनी ऑफ देम, या हो सकता है बाकी सारे वेले बैठे रहें, बाकी सारों को कोई काम नहीं है, उनमें से सिर्फ 1% या 2% काम कर रहा है और बाकी सारे जो है स्लीपिंग पार्टनर है। आगे हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, एक्टिव पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सारे बंदे मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उसको भी पार्टनरशिप कहेंगे। अगर सारे बंदे इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, बाकी 3 ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 1 काम कर रहा है, तो उसको भी पार्टनरशिप कहा जाता है, राइट। चलिए कुछ फीचर्स देखते हैं पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पर्संस की पहले बताती है। तो जब नंबर ऑफ पर्संस की बात करते हो तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए भाई, मिनिमम हमारे पास 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम हमारे पास 2 लोग होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम हमारे पास कितने लोग होने चाहिए बच्चों, 50। ये नई अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, जब 50 कर दिया गया था। इससे पहले जो रूल हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग अगर आपका बैंकिंग का बिजनेस है, अगर आपकी बैंकिंग में पार्टनरशिप है तो वहां पे आप मैक्सिमम 10% रख सकते थे, वहां मैक्सिमम 10% रख सकते थे। और अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है, अगर नॉन बैंकिंग है तो आप उसमें 100% मैक्सिमम रख सकते थे। लेकिन अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी 2014 में आई गेस, तो उसमें 50 जो है वो मैक्सिमम पर्सन्स कर दिए थे, चाहे आपका बिजनेस बैंकिंग का हो चाहे नॉन बैंकिंग का हो, राइट। दूसरा बात यह है कि उनमें एग्रीमेंट हुआ होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। लेट्स सपोज कर लेते हैं मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट किया बिना किसी एग्रीमेंट के, एग्रीमेंट ना ओरल हुआ ना वर्बल हुआ, ठीक है, तो मैं उसको पार्टनरशिप नहीं कहूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, एक आपका एग्रीमेंट होता है ओरल यानी मुजुबानी, बातों बातों में ही आपने एग्रीमेंट कर लिया, और दूसरा क्या होता है, रिटर्न, ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिटर्न। ओरल एग्रीमेंट जो होता है थोड़ा सा कम लायबल होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बात बताऊं तो रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आपके पास एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, आपके पास एक रिटर्न प्रूफ होता है कि आपके पास आपने जो शर्तें रखी हैं वो सारी की सारी इस एग्रीमेंट में है। तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देता हूं कि एग्रीमेंट ना हो तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते। आप में से कई लोग होंगे जिनका फैमिली बिजनेस होगा, ठीक है, या आपने कहीं अपने दोस्तों को देखा होगा ज्वाइंट फैमिली में कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। क्या ज्वाइंट फैमिली में कोई एग्रीमेंट हुआ होता है कि मैं इतना पार्टनर, मैं इतना वो करूंगा, कोई ओरल या रिटन एग्रीमेंट हुआ होता? नहीं होता, ठीक है। वो उनके पापा ने या दादा ने किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, वो आगे आगे चलता रहता है, तो उनमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ तो मैं ज्वाइंट फैमिली के बिजनेस को क्या नहीं कह सकता, मैं पार्टनरशिप नहीं कह सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन है। ये क्या है, आप वॉलंटरी, कोई आपको ये नहीं कि जबरदस्ती आपको किसी में इंक्लूड कर रहा है, जबरदस्ती आपको कह रहा है कि चलो भाई हमारा पार्टनर बनो। जब तक सबकी कंसेंट नहीं है, जब तक सारे वॉलंटरी नहीं आते कि मुझे बिजनेस में पार्टनर बनना है, तब तक हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अच्छा, बिजनेस तो होना चाहिए, लेकिन बिजनेस लीगल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं आप ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो या कोई और गन्स की स्मगलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई हम पार्टनरशिप है, ठीक है, हम पार्टनर्स हैं। तो ये जो होता है इसको पार्टनर नहीं बोलते। पार्टनरशिप जो फर्म होती है हमारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1932 के अंदर, और 1932 में ऑब्वियसली इलीगल जो हमारे वर्क है वो रजिस्टर नहीं हो सकते। तो जब तक इसमें भी रजिस्टर नहीं हुई होगी तब तक हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा मोटिव क्या होता है, पार्टनर बनने का मोटिव क्या है भाई, बिजनेस चलाने का मोटिव क्या है कि हमको क्या चाहिए, हमको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो पार्टनरशिप है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। आपको बिजनेस करने का एक मोटिव है और मोटिव क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो होता है वो लोगों में शेयर भी किया जाता है, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनमें शेयर भी किया। ये बात हुई है कि कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ये ऊपर भी लिखी थी लाइन। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आएगा। रजिस्ट्रेशन, इसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर करनी है हमने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर, ठीक है।
एक्ट की बात करूं तो एक्ट मैंने बता दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखो ये सब चीजें आप बुक में तो पढ़ लोगे, आपके पास काफी सारी बुक्स होंगी जिनमें ये चीजें लिखी होंगी, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना बुक आपको बुक जो है ओरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो ओरली एक्सप्लेन करने का ये लेक्चर्स जो है ये आपको इसलिए बेनिफिशियल रहेंगे कि आपको ओरली सब कुछ या बोर्ड पे सब कुछ हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। चलिए एक और चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने वीडियो को पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आगे शेयर करो ताकि और भी लोगों तक इसकी रीच पहुंचे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। साइड पे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज कर लो मैं किसी बिजनेस में पार्टनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसका पार्टनर ना रहूँ, ठीक है, मैं अपने भाई को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दूँ। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, पार्टनरशिप में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना जो इंटरेस्ट है, जो आपके पास राइट्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। जब तक पार्टनर्स की कंसेंट नहीं आती तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज जो होती हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, इन केस अगर बिजनेस आपका लॉस में जा रहा है, इन केस आपका पार्टनरशिप फर्म जो है बैंकरप्ट हो गई है, तो आप जो पार्टनर्स हैं उनकी पूरी लाइबिलिटी बनती है कि वो पूरा का पूरा उधार जो है चुकता करें, चाहे उनको अपनी प्रॉपर्टी ही क्यों ना बेचनी पड़े, पर्सनल, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी जो है, खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उसको भी रिस्क पे रखता है इसमें, राइट। चलिए आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में ही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ चीज़ें कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक एग्रीमेंट होता है हमारा ओरल, जो कि बोलते बोलते हमने बातों में लिख दिया हो, हमने सिर्फ मुंह ज़बानी एग्रीमेंट लिखा हो, ठीक है, लिखा नहीं हो, दैट मीन्स हमने एग्री किया हो। राम ने और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करते करते उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ शर्तें रखी और वो शर्तें ओरल थी, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरल एग्रीमेंट। और दूसरा क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। तो रिटन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, रिटन एग्रीमेंट जो होता है हमारा, रिटन एग्रीमेंट जो होता है उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की कुछ प्रॉपर्टीज देखें जरा। ये क्या है, डॉक्यूमेंट है जिसमें ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें क्या है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, ठीक है। मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो राइट डाउन करते रहो, राइटिंग की टेंशन मत लो, राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, ठीक है। चलिए, इसमें कंडीशंस हैं जो कि एग्री की जाती है पार्टनर द्वारा, ठीक है। जिन जिन शर्तों पे पार्टनर्स ने एग्री किया वो सारी कंडीशंस इसमें मेंशन होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें राइट्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी या ऑब्लिगेशंस होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी, पार्टनर्स की, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, इसको और आप कुछ नाम देते हो और नाम क्या होता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आप पार्टनरशिप डीड को एक और नाम से बुला सकते हो, वो नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या इसको आप एक और नाम से बुला सकते हो जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ
ठीक है, ये दो और नाम है किसके, पार्टनरशिप डीड के। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव मुझे सकता है कि पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन में दिया होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, तो आपको ये मार्क करके आना है, ठीक है, या बोथ भी दिया हो सकता है ऑप्शंस में, राइट। तो ये थे आपके कुछ इंफॉर्मेशन पार्टनर डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसके बारे में। चलिए गाइस, तो मैंने कुछ और इंफॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। तो उसके कंटेंट्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। कंटेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले जो कंटेंट होता है इसका पार्टनरशिप डीड का, उसमें नेम ऑफ फर्म। सबसे पहले तो आपको भाई सबसे टॉप पे क्या लिखा रहा होगा, ये एक इस तरह का एक एग्रीमेंट रहेगा जिसमें टॉप पे क्या रहेगा, नेम ऑफ द फर्म, एंड देन लिखा जाएगा नेचर ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस में है क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फर्म एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। फिर आएगा एड्रेस ऑफ बिजनेस एंड पार्टनर्स, ठीक है, एड्रेस आएगा किसका, बिजनेस का एंड पार्टनर्स का, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, अगर पार्टनरशिप की कोई ड्यूरेशन है तो यहाँ पे वो भी मेंशन की जाती है, ठीक है, यहाँ पे वो भी मेंशन की जाती है। देन है अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखो जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो पर्सन जो होगा, जो पार्टनर होगा, वो कोई ना कोई कैपिटल तो इंट्रोड्यूस कराएगा ही ना। तो जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस ने की होगी या करनी है वो इसमें मेंशन जरूर की जाएगी कि हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट की है। देन है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जो भी पार्टनर्स एंटर कर रहे हैं उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, क्या वो कैपिटल के हिसाब से होगी, क्या वो इक्वल होगी, क्या वो उनके काम के हिसाब से होगी। तो वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है इसमें मेंशन होगी। पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट मांगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो उसको कितना, आपको ये टर्म्स ऑफ फैमिलियर है सारी, मैं जानता हूँ कि आपको मैंने पढ़ा दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा दिया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हमको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, क्या पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है या नहीं लेनी है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होगी। देन है हमारे पास रेम्यूनरेशन, अच्छा, पार्टनर्स लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है, अगर बिजनेस ने, पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले लिए, तो वो कितना उसको हमने इंटरेस्ट देना है, कितने % उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है हमने, वो इसमें मेंशन होगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन क्या होती है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से एक पार्टनर जो है वो अकाउंटेंट है, वो क्या है, अकाउंटेंट है, और वो कह रहा है कि भाई मैं अकाउंटेंट का काम कर सकता हूँ, तो आपको अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट की सैलरी मेरे को दे देना, ठीक है। तो सारे एग्री करते हैं कि हाँ भाई हम अकाउंटेंट नहीं रख रहे, हम अकाउंटेंट नहीं, तेरे को जो अकाउंटेंट को सैलरी देनी है वो 10,000 रुपये सैलरी तुझे दे देते हैं हम, ठीक है। तो ये होती है रेम्यूनरेशन, कि आपको पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, आपने पार्टनर को कमीशन देनी है या नहीं देनी है, जो भी है वो सब इसमें मेंशन किया होगा। रूल्स लिखे होंगे एडमिशन के, अगर हमने किसी नए पार्टनर को एडमिशन देनी है तो उसके रूल लिखे होंगे। पुराने पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस केस में हमको क्या करना है वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, इसमें मेथड्स दिए गए होंगे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, कि अगर पार्टनर्स के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल किस तरह से करना है, वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन होगी। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि भाई पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लोग कहोगे हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे मेन मोटिव है इसका क्या, कि ये हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करता है, हमारे बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। कभी भी पार्टनर्स जो है वो आपस में झगड़ेंगे नहीं, कभी भी पार्टनर्स को ये नहीं होगा, डाउट नहीं होगा कि हमने ये बात की थी, हम इस पर एग्री नहीं कर रहे। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो वो क्या करेगा, चुपचाप करके एग्रीमेंट दिखाएगा और कहेगा भाई इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। देन अगर बात बताऊँ आपको, हमको अगर पार्टनर्स को उसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद करवानी हो तो हम वहाँ से याद करवा सकते हैं। किसी भी पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयरिंग देनी है तो वो हम उसको याद वहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं चीज़ें सारी की सारी। आगे अगर बात बताऊँ तो अकाउंटिंग जो होती है हमारी इससे जेन्युइन हो जाती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी अकाउंटिंग चलती है। अब एक सवाल उठता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि अगर हमने ओरल एग्रीमेंट रखा हुआ है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में हम क्या करेंगे।
हम अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है, चाहे ना ओरल है ना हमारे पास रिटर्न है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव जरूर देखने के लिए मिलेगा एक ना एक। तो जो मैं अभी अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सभी पार्टनर्स की इक्वल होगी। बात समझ में आई? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सभी पार्टनर्स की इक्वल होगी। यानी अगर किसी ने 10 लाख लगाया हुआ है, एक पार्टनर ने 10 लाख लगाया हुआ है और एक ने चाहे 1000 भी लगाया हुआ है, तब भी अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोर्ट कहेगा कि भाई आपको पार्टनरशिप जो है, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पे करना पड़ता। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने पार्टनर से लोन ले लिया है तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर कह रहा है कि भाई मैंने आपको लोन दे दी, मैंने बिजनेस को लोन दिया और मैं उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मांग रहा हूँ, तो हम कभी भी पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हमको बाय डिफॉल्ट उसको कितना इंटरेस्ट देना है, 6% तो देना ही देना है, ठीक है। 6% देना, ज़्यादा दे नहीं सकते अगर डीड में मेंशन नहीं है तो, ठीक है। रेमुनरेशन मैंने आपको बताया कि पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, कुछ देना है तो नहीं। जब भी पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है तो पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, उसको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बेस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये आपको प्रैक्टिकल्स करने में भी हेल्प करेंगे, राइट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये थी आपकी इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम और कुछ और डेप्थ में जाएंगे पार्टनरशिप के बारे में, इसके टाइप्स देखेंगे, हम पार्टनर्स की टाइप्स देखेंगे, लेकिन वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।